तो हे दोस्तों यार, बहुत दिनों बाद आए हम, मगर आ गए। तो होप तुम्हें चैप्टर 3 भूले नहीं होगे। और हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सीख लिया था चैप्टर 3 के। आई गेस 8 लेक्चर बनाए थे मैंने। तो अब चैप्टर 4 करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। और क्योंकि यहाँ वेक्टर की बात आ जाती है, प्लेन से रिलेटेड बात आ जाती है, तो ये आप 12th में भी मैथ्स में एक्सप्लोर करोगे। मगर यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, मज़ा आएगा तुम्हें। मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का नाम बता दिया, चैप्टर 4 है ये। और फिज़िक्स का क्लास 11th का। लेट्स गेट इनटू इट। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो हमने लास्ट चैप्टर में यार हमने क्या देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन पे बात चल रही थी। जहाँ तक मैंने तुम्हें बताया है, वो हम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान रहे थे और बहुत छोटा मोटा काम चल रहा था। या तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे थे, या डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे करके छोटी मोटी चीज़ें कर रहे थे एक स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करके। मगर अब प्लेन की बात आ जाती है। प्लेन यानी जैसे तुम्हारा शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। जैसे अगर तुम सुनते आए हो, एक्स वाई प्लेन होता है ना। तो उस पर काम चलेगा, उस पर हमारी गाड़ी दौड़ेगी, ठीक है, जो हमारे एग्जाम्पल्स हुआ करते थे। तो इन द लास्ट चैप्टर वी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन that are needed to describe the motion of an object along a straight line. We found that the direction aspect of these quantities can be taken care of by positive or negative sign. As in one dimension, only two directions are possible. बात मानते हो कि नहीं? या तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ, या आगे जाओ या पीछे जाओ। मतलब तुम जब भी रेफरेंस लोगे, या तो वो एक्स एक्सिस ही होगा या वो वाई एक्सिस ही होगा, है ना। एक टाइम पे एक रेफरेंस होगा। यहाँ पे दोनों एक्सिस का ध्यान रखना है। तो अब 2D आ गया, बट इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन स्पेस। देखो, 2 डायमेंशन यानी प्लेन, 3 डायमेंशन यानी स्पेस। कैसे स्पेस, कैसे? 2 डायमेंशन तो हो गया, रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, सर्कल बना दिया। और 3 डायमेंशन में स्फेयर्स आ जाते हैं, क्यूबॉइड, क्यूब आ जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर ऑक्यूपाई होने का स्पेस है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वी नीड टू यूज़ वेक्टर टू डिस्क्राइब द अबव मेंशन फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अभी तुमने स्केलर वेक्टर का चक्कर सुन रखा होगा। तो वेक्टर होता क्या है? हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वेक्टर्स, और what is the result of multiplying a vector by real number. We shall learn this to enable us to use vector for defining velocity and acceleration in a plane. Okay. We then discuss motion of an object in a plane, और motion देखेंगे, simple case of plane motion देखेंगे। और we shall discuss motion with constant acceleration, और treat in detail the projectile motion। देखो, ये सारी चीज़ें तुम्हें अभी नई नई टर्म लग रही होंगी, मगर ये इन्होंने बता दिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल। सर्कुलर मोशन इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, इज़ फैमिलियर क्लास। ये तुमने देखा भी होगा, है ना, हम क्लास 9th में भी देखे थे ये। वी शैल डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन सम डिटेल, और द इक्वेशन डेवलप्ड इन दिस चैप्टर फॉर मोशन इन द प्लेन कैन बी इजीली एक्सटेंडेड 3 डायमेंशन के लिए भी, ठीक है। तो 2D से हम 3D पे भी जा सकते हैं। तो आती है बात स्केलर और वेक्टर की। वैसे तो ये जब तुम फिज़िक्स को ध्यान से समझ लोगे, या फिर तुम मैथ्स भी कर लोगे, तो तुम्हें ये बहुत फेमिलियर सी टर्म लगेगी, बहुत इजी टू यूज़ लगेगी, ठीक है। मगर अभी शुरू शुरू में दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो फिज़िक्स में वी कैन क्लासीफाई क्वांटिटीज़ एज स्केलर या वेक्टर। बेसिकली द डिफरेंस इज दैट डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद वेक्टर, मगर स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती। अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। दो टर्म्स होती हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वेक्टर में दोनों होती है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट इज़ स्पेसिफाइड कंप्लीटली बाय अ सिंगल नंबर अलॉन्ग विद द प्रॉपर यूनिट। एग्जाम्पल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर। देखो देखो देखो, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, टाइम, है ना, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। क्या यहाँ पे मास जो है वो नेगेटिव जा सकता है क्या? एंड द टाइम एट विच अ सर्टेन इवेंट हैपन, किस टाइम पे वो एक इवेंट हुआ है, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? आई डोंट नो, 98 के आसपास होता होगा, है ना। द रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर्स आर द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ये बात तो हमें पता है। अगर 5 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर जुड़ेगा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि स्केलर कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं हम उसको ईजिली, जस्ट एज एन ऑर्डिनरी नंबर, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया। तो लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ अ स्केलर एंड पेरीमीटर इज़ ऑल्सो स्केलर।
अब टेक अनदर एग्जांपल, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे जो है वो 35 और 24 है, ठीक है, पॉइंट भी इंक्लूड करते हैं। देन द डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर इज 11.4। तो सिमिलरली इफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 2.7 kg, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, 10⁻³ मीटर क्यूब अ स्केलर, और डेंसिटी हो जाएगी 2.7 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब, है ना, ये भी स्केलर है। ये चीज़ समझ में आई तुम्हें, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ना, ये तो जस्ट एग्जांपल दे रखे हैं तुम्हें, और फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। तो वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ओबे करती है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को, ठीक है। ये जब तुम्हें पूछा जाएगा ना व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये चीज़ ज़रूर लिखना कि वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, और इक्वलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ का ही आगे पैरेललोग्राम लॉ बना है, ठीक है। सो अ वेक्टर इज़, अभी बताऊंगा इसको डिटेल में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे भी जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यूजिंग दीज लॉज। तो डिटेल में एनसीईआरटी ही बता रही है, या तुम एसएल से भी रेफ़र कर सकते हो। सो वेक्टर इज स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय अ नंबर एंड डायरेक्शन। सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ठीक है। तो ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी यूज़ अ बोल्ड फेस टाइप इन दिस बुक, ठीक है। इस बुक का कन्वेंशन ये रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पेन को डार्क करना पड़ेगा वेक्टर दिखाने के लिए, तुम्हें तो सिर्फ एरो हेड लगाना है ऊपर, ठीक है, जैसे बहुत सी जगह लगा भी होता है, दिखा देते हैं आगे। तो सिंस बोल्ड फेस इज डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस व्हेन राइटिंग बाय हैंड, अ वेक्टर इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ एरो प्लेस्ड ओवर। हाँ ये देखो खुद बोल दिया इन्होंने। असल में ना जैसे तुम्हारा एरो होता है ना, यहाँ इन्होंने एरो भी सही से नहीं बनाया, जहाँ तक दिख रहा है तुम्हें वी के ऊपर, वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो एक्चुअल एरो है, ठीक है। उसकी टेल जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड में उसका एरो हेड होगा, ठीक है। ऐसे बनाना छोटा सा वी के ऊपर ही। प्लस बोथ वी एंड वेक्टर वी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। या तो बोल्ड कर दो या फिर ऊपर वेक्टर साइन लगा दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज़ ऑफन कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि मॉड वी से रिप्रेजेंट होती है। ये मॉड्यूलस लगा के हम नेगेटिव वैल्यू को दूर कर देते हैं, ठीक है। अगर वेक्टर जो है वो -18 है, तो हमारा 18 जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी मैग्नीट्यूड है। दस अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस विद रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड डिनोटेड बाय लाइट फेस, ठीक है। इस बुक का कन्वेंशन है, तुम्हें तो एरो हेड वाला फॉलो करना है। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, to describe the position of an object moving in a plane we need to choose a convenient point। मान लो कि O है ओरिजिन, और P एंड P डैश भी द पोजीशन द ऑब्जेक्ट एट टाइम T एंड T डैश, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन है ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्टिवली। फिगर 4.1 का ये देखो, ये है ना, एक्स वाई प्लेन है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोकेशन है P और P डैश, ठीक है। वी जॉइन O एंड P बाय स्ट्रेट लाइन, देन OP इज़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम T। तो T टाइम में OP जो है, OP दिख रहा है ना तुम्हें, मैं फिगर एक ही बात कर रहा हूँ, अभी एक को देखो। OP जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है, बात समझ में आती है। एन एरो इज मेकिंग एट द हेड ऑफ दिस लाइन, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय अ सिंबल R, तो OP जो होगा R होगा, ठीक है। R दिख रहा है, ये मैग्नीट्यूड है उसका, और पॉइंट P डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर पोजीशन वेक्टर OP डैश डिनोटेड बाय R डैश, सही बात। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर R रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, जैसे कि बताया मैंने तुम्हें, ऑफ द वेक्टर, एंड इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन विच P लाइज एज सीन फ्रॉम O। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यार, जो R वेक्टर है, देखो R जो है ना वो वेक्टर भी है, उसका मैग्नीट्यूड तो है ही, वो वेक्टर भी है, डायरेक्शन भी है उसकी। तो R की डायरेक्शन जो होगी वो O से P होगी, ओके। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P टू P डैश, तो वेक्टर P डैश जो होगा विद टेल एट P और टिप एट P डैश इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देख रहे हो, यहाँ पे दो चीज़ें समझानी थी, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों ही समझा दिए। पोजीशन तो उसकी पोजीशन बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसकी कितना शिफ्टिंग आई है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द मोशन फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट P डैश।
एट टाइम टी डैश। ये चीज़ें लिखनी पड़ती है बार बार, जब भी तुम कॉपी पे लिखोगे ना, चीज़ों को स्पेसिफाई करोगे तो तुम्हें लगेगा फिजिक्स के आंसर लिखने की ज़रूरत है, नहीं, बस लॉजिक समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल पाथ। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है तो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल फिगर बी देखो, अब गिवन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पी और क्यू दे रखी है जैसे तुम्हें दिख रहा है, मगर पी से क्यू डायरेक्ट नहीं जा रहा है, वो घूम के जा रहा है। तो अब क्या होगा, हम पी ए बी सी क्यू, पी ए बी सी क्यू, और दूसरा लिखा है पी डी क्यू और पी बी ई एफ क्यू, ये सारी जर्नी को कवर कर रहा है। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इज ईदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, या तो लेस होगा या इक्वल होगा पाथ लेंथ के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं ना, तो इसका मतलब सबसे कम होगा, या तो बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के। तो दिस फैक्ट वॉज एम्फेसाइज इन प्रीवियस चैप्टर जिसकी हम बात कर चुके हैं। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, छोटा सा है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। वेक्टर को इक्वल करवाना है ना, तो उनका डायरेक्शन भी सेम करो। ठीक है, 18 - 18 के बराबर नहीं होगा, डायरेक्शन तो बदल रखी है दोनों की। फिगर 4.2 का ए शो टू वेक्टर ए एंड बी, वी कैन इजीली चेक देयर इक्वलिटी, शिफ्ट बी पैरेलल टू इटसेल्फ अंटिल इट्स टेल क्यू कोइंसाइड विद दैट ऑफ ए। बी को देखो, क्यू अगर कंसाइड कर रहा है ए के साथ तो फिर पैरेलल है ना, बोल रहे हैं द टू सिंस द टिप एस एंड पी ऑल्सो कंसाइड, एस और पी कंसाइड करेंगी तो द टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इन जनरल, इक्वालिटी इज इंडिकेटेड एज ए इज इक्वल्स टू बी। तो दोनों बोल्ड है ना, ये कह रहे हैं कि अगर तुम क्यू की मतलब पूंछ उठा दो, बी की पूंछ उठा दो, यानी क्यू को उठा के ओ के ऊपर रख दो, तो अगर एरो तुम्हारा पी के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब इक्वल है। ठीक है, नोट दैट द फिगर बी देखो जरा, तो वेक्टर ए डैश एंड बी डैश हैव सेम मैग्नीट्यूड बट दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन। चीज़ों का ध्यान रखना यार। ठीक है, भले ही तुम्हें दिख रही है कि एक मैग्नीट्यूड लेंथ दोनों की सेम है, मगर तुम ओ डैश के ऊपर क्यू डैश को रखोगे ना तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करेंगे, है ना। तो पी डैश कहीं और जाएगा एरो, एस डैश कहीं और जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इवन इफ वी शिफ्ट बी डैश पैरेलल टू इटसेल्फ सो दैट इट्स टेल क्यू डैश coincide with tail o dash of a dash, the tip s dash of b dash does not coincide with p dash of a dash। इतना सब कुछ बोल दिया है ना, तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ए डैश बी डैश का चक्कर। ठीक है, तो ये था हमारा यार, क्या था, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, होप तुम्हें वेक्टर का फील आ रहा होगा। वेक्टर के देखो, जैसे हम कुछ भी पढ़ते हैं ना कि दो रियल नंबर को कैसे जोड़ते हैं, वैसा ही वेक्टर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें मैथ्स का फील आएगा हर बार फिज़िक्स में, जैसे कि तुम्हें बता रखा है मैंने पहले भी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, मतलब जब मैंने तुम्हें फिज़िक्स शुरू करी थी पढ़ानी, तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ग्राफिकल मेथड ये तुम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेना तो हम रिवाइज़ कर लेंगे बढ़िया से, पुराना पढ़ के भी आना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास करते हैं, बाय।